हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम देख रहे हैं टॉपिक चिकन पॉक्स। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि चिकन पॉक्स क्या है। तो चिकन पॉक्स जो बीमारी है ये एक कम्युनिकेबल बीमारी है। एक से दूसरे को ये हो जाता है, एयरबॉर्न है। और दूसरा ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, यानी कि जब छोटे होते हैं, आपको भी हुआ होगा, और छोटेपन में ज़्यादा होता है। फिर जैसे अडल्ट होते हैं उनमें कम देखा जाता है, लेकिन अडल्ट में भी ये हो सकता है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। It is an acute, highly communicable disease caused by varicella zoster, VCB से कहते हैं वायरस। ये वेरिसोला जोस्टर है वायरस, इसकी वजह से होता है। करेक्टराइज्ड बाय सडन ऑनसेट ऑफ लो ग्रेड फीवर, वेसिकुलर रैश अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इलनेस। तो इसमें वेसिकुलर रैशेस बॉडी पे होने लग जाते हैं। आपने देखा ही होगा, जो चिकन पॉक्स के मरीज़ होते हैं उनमें दाने शरीर पे हो जाते हैं, उनमें पस भी होती है, उनमें पानी भी होता है, और वो उभरे हुए दाने होते हैं 1 सेंटीमीटर तक, यानी कि उससे कम के ये दाने हो सकते हैं, और उससे 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी ये हो सकते हैं, यानी कि 10 mm आप समझ लीजिए। उससे कम के भी, उससे ज़्यादा भी। अब एपिडेमियोलॉजी, यानी कि इसका मेन जो कारण है, इटियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट जो इसका है वो है चिकन पॉक्स का वेरिसोला जोस्टर वायरस। मैं मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे ही पुराने नोट्स हैं। बहुत बच्चों की ये रिक्वेस्ट रहती है कि समझ में नहीं आता है, तो मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से, ताकि आपको सारी ही चीज़ें वीडियो से क्लियर हो जाएं। फिर देखिए, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यूजुअली केस ऑफ चिकन पॉक्स। सोर्स की स्पेलिंग ठीक करना है, SOURS, ठीक है। सोर्स की स्पेलिंग जो होती है SOURCS। तो ये जो सोर्स होता है इसका, वो होता है केस ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी चिकन पॉक्स का मरीज़ है, उसी से ये फिर आगे फर्दर फैलता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स हुआ है, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमने ये पढ़ लिया सोर्स। द पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी मेनली 1 to 2 days बिफोर द 4 to 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस, यानी कि रैशेस कब कब अपीयर होते हैं ये बताए गए हैं। तो 1 से 2 दिन में हो जाते हैं, 1 से 2 दिन तक होते हैं ये, और फिर 4 से 5 दिन के बाद ये पूरी तरह से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। मेन जो चीज़ है, इंक्यूबेशन पीरियड जो आपको याद रखना है, ये 14 to 15 डेज़ होता है, और ये 1 महीने तक भी जा सकता है। 7 से लेके 21 दिन तक भी ये जा सकता है। यानी कि इतने टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है, जब से जो वायरस है बॉडी में एंटर किया है, वेरिसोला जोस्टर, और उसके होने से बीमारी के होने तक का जो पीरियड होता है कंटिन्यूशन में, वो 14 to 15 डेज़ है, और 7 to 21 डेज़ भी ये बताया गया है। रेंज इसकी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर दिस इलनेस। वैसे तो बच्चों में होता है, पर इसकी कोई एज लिमिट नहीं, कभी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी उम्र में। थ्रू मेनली ऑफ द केस आर यंग चिल्ड्रन ऑफ 5 to 10 ईयर ऑफ एज। इस उम्र में ज़्यादा होता है। आपने 1-2 साल के बच्चों में भी ये देखा होगा, 5 से 10 साल के बच्चों में भी ये हो जाता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये, मतलब मुझे लगता है कि 23 साल की या 22 साल की उम्र में ये मुझे हुआ था। अब देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी इसके साइन सिम्टम पेशेंट में हमको देखने को मिलेंगे, वो है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पुस्चुल लिखा गया है, ये PU है, इसमें ठीक करना है, PUSTULE। क्रस्ट स्कैब्स, इसमें मैप्यूल, जो फ्लैट रैशेज होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पैप्यूल, जो उभरे हुए रैशेज होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। दाने दाने हो जाते हैं शरीर पे, वो फ्लैट भी हो सकते हैं, उभरे हुए भी हो सकते हैं। उनमें वेसिकल, जिनमें पानी भरा होता है ना, पानी वाले जो पैप्यूल होते हैं उन्हें वेसिकल कहते हैं। और पुस्चुल भी इसमें हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, पस होता है। पस से आपको याद रखना है, PUS। तो उसमें पस होता है। एंड क्रस्ट होती है पपड़ी जैसी, और स्कैब्स भी वही होते हैं, पपड़ी सी शरीर में जम जाती है, उनके सूखते हैं जैसे वो, तो तब हो जाता है ये। बालों में भी हो जाता है, सिर में भी हो जाता है, सारे में हो जाता है बॉडी में। और इसमें होता है फीवर, बैकएक होता है, इसमें शिवरिंग होती है, मलाइस होता है, थकान को कहते हैं, मतलब बिल्कुल पेशेंट को चिड़चिड़ापन हो जाएगा, मेलाइसिस ये होता है। मॉडरेट फीवर जो है वो रहता ही है पेशेंट को, पूरा हाई आ जाएगा, फिर वो मॉडरेट रहता ही रहता है। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस इज सिमेट्रिकल, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है, और ऊपर अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट, ट्रंक होता है, धड़ जिसको कहते हैं हिंदी में। एंड स्कैल्प, तो सिर में और इसमें
हमारे ट्रंक एरिया में सबसे पहले होते हैं, देन ऑन द फेस, आर्म, लेग, बाकी फिर सब जगह होने लग जाते हैं ये। बट ये कहाँ पर नहीं होते वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, शायद इसमें लिखा भी है कि नहीं लिखा है, मतलब पाम एंड सोल्स में देखने को नहीं मिलते हैं। द ट्रंक इज़ कवर्ड, एक्सट्रीमिटी एंड फेस आर, ये आप छोड़ दो, ये बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है आपको, यानी कि कहाँ कहाँ होते हैं आपको लिख दें। एक्सट्रीमिटीज़ जो हमारे टांगे बाजू हैं वो हैं, इतना आप लिख लो तो ठीक है। नेक्स्ट है कि पाम एंड सोल्स आर यूजुअली नॉट इन्वॉल्व, ये मैंने आपको बताया है कि पाम और सोल जो होते हैं हमारे हाथों की हथेली और पैर के नीचे का जो हिस्सा है ना, क्या उसे कहते हैं, सोल कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ये ज़्यादातर मतलब होते ही नहीं है, देखा नहीं गया है उसको, यूजुअली नॉट इन्वॉल्व। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका कैसे पता लगाया जाता है? चिकन पॉक्स डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम डॉक्टर देखता है और उसके आधार पे ही डायग्नोस करता है कि इसे चिकन पॉक्स है। ज़्यादातर जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी हमारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम की डिजीज़ होती है ना, वो देखकर पता चल जाती है, उनमें ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो मार्क होते हैं उससे, और जो भी निशान है शरीर पे, वो देखकर डॉक्टर डायग्नोस ज़्यादातर कर लेते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी होते हैं, बट चिकन पॉक्स का जो साइन एंड सिम्टम है वो देखकर ही डॉक्टर बता देंगे कि इसको पेशेंट को चिकन पॉक्स है। मैनेजमेंट में क्या किया जाएगा, तो इसकी जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मेन रहती है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होती है कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके बेस पे हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, कि बुखार है तो बुखार की दवाई, दर्द है तो दर्द की दवाई, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा है तो उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, तो इस सपोर्टिव थेरेपी की मैनेजमेंट में ये सब आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो एंटीपायरेटिक्स, क्योंकि उसमें फ़ीवर रहता है इसलिए, और ईचिंग को रिलीव करने के लिए हम हिस्टामिन भी इसमें दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो। एंड एंटीवायरल कैन बी गिवन ओरली, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, वेरिसोला जोस्टर की वजह से हुई है, तो एंटीवायरल। एंटीपायरेटिक्स फिर से लिख दिया इसमें, तो ये 2 दवाइयाँ हैं, आइबुप्रोफेन और ये। फिर है इसमें एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ये कैलामेन लोशन होता है, आपने सुना होगा, ये लोकली अप्लाई किया जाता है डायरेक्ट बॉडी पे, मतलब अप्लाई इसको करते हैं ताकि पेशेंट को ठंडा ठंडा लगता है इससे, और इसके जो रैशेस हैं वो भी कम होने लग जाते हैं, 1 दिन में 2 दिन में उसको आराम मतलब मिलता है, उसकी ईचिंग इससे कम होती है। रैशेस के लिए स्पेशली कैलामेन लोशन जो होता है वो दिया जाता है, आपने नाम भी सुना होगा, लैक्टोकैलामाइन के नाम से ये बाज़ार में मिलता है, ओवर द काउंटर मिलता है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्पंज बाथ ज़रूरी रहता है इसमें, क्योंकि पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है ना। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, वो भी स्पंज बाथ, यानी कि अगर आप पेशेंट को बात भी दे रहे हो तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसमें डाल दीजिए, और बाकी स्पंज बाथ करवाना है उसको। और नेल कैन बी कट शॉर्ट, नाखून छोटे रखने ताकि वो अपने जो निशान है, घाव हैं, उनको वो खुरच ना दे, जो दाने हुए हैं उन्हें खुरचे ना, ताकि क्या होगा अगर वो ऐसा करेगा मरीज़, तो फिर उसको, क्योंकि ईचिंग बहुत होती है इसमें, तो उसको नाखून छोटे रखने ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले ना, और ज़्यादा फैले ना वो। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द चाइल्ड, तो ये सब तो करना ही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि पेशेंट को आइसोलेट इसमें मेनली करना है, क्योंकि एयरबॉर्न है, इसलिए पेशेंट का कमरा अलग से रखना है, और उसके पास जो घर के मेंबर्स हैं वो कम से कम जाएँ, इसका आपको ध्यान रखना है चिकन पॉक्स वाले मरीज़ में, क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, आपने देखा होगा टीबी का मरीज़ होता है, स्वाइन फ्लू का, कोरोना वायरस वाले पेशेंट, जो फैलने वाली बीमारियाँ हैं उसमें पेशेंट को हम आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि पेशेंट को ही अलग रख देना, उसे कहते हैं आइसोलेट। थोड़े दिन की बात है बस, पेशेंट को थोड़े दिन बाद जब ठीक हो जाएगा तो उसको वापस से फिर वो ठीक आराम से अपने घर वालों के साथ रह सकता है। तो आपको ऐसा करना है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। और उनके कपड़ों का भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि उनके जो कपड़े वगैरह हैं वो अलग से ही सेपरेटली धोए जाएँ, गर्म पानी में धोए जाएँ, और उनको प्रॉपर्ली सनलाइट में रखा जाए, सुखाया जाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक था हमारा चिकन पॉक्स का, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।